हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट चार्टर एक्ट्स। आज हम लोग जो 4 चार्टर एक्ट है, इन 4 चार्टर एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो श्वेता, अंजलि, विष्णु, मणि प्रकाश, अर्चना, विशाल, रानी, विकेश, प्रवीण, मनीषा, संध्या, प्रमोद, ऋचा, विष्णु, करतार, साक्षी, रेयान। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। तो सबसे पहली बात जो यहां पर होती है, इसको हम लोग चार्टर अधिनियम 1793 कहते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 कहते हैं। अब ये जो चार्टर अधिनियम 1793 के अंदर जो सबसे पहली बात होती है, यह होती है कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। और दूसरी बात यह कही गई कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो भारत में शासन कर रही है, वो किसके बिहाफ पर शासन कर रही है? वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर शासन कर रही है। यानी कि ब्रिटिश ताज के बिहाफ पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। यहां पर यह चीज भी स्पष्ट किया गया। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहली बात अगर आपसे पूछा जाए किस चार्टर के द्वारा सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 साल तक बढ़ाया गया, वो था चार्टर अधिनियम 1793। यानी इसके तहत क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अगले 20 साल तक क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। अगले 20 साल तक क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, यानी कि बढ़ाया गया। इसके बाद दूसरी बात क्या होती है, यहां पर यह कहा गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और एक क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। 1784 में हम लोगों ने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके पास क्या काम फंक्शन थे, पॉलिटिकल फंक्शंस थे। पॉलिटिकल फंक्शंस यानी कि वो जो रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, मिलिट्री से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, हाँ, या फिर रूल करने से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना है, मतलब शांति व्यवस्था से संबंधित कोई डिसीजन लेना है, तो वो किसके द्वारा ली जाएगी, वो ली जाएगी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके द्वारा ली जाएगी। और यहां पर यह कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कितने मेंबर हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, अभी 6 मेंबर है ना। यहां पर यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर का सैलरी इंडियन रेवेन्यू से यानी कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, है ना। यानी कि अब देखिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं, ये ठीक है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा दिया गया, है ना। और ये कहा गया कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इनकी जो सैलरी दी जाएगी वो कहां से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। यानी कि भारत में जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का, वहां से पैसा दिया जाएगा। यानी कि क्या है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं किधर, ब्रिटेन में। अब वो सैलरी जो है उनको दी जा रही है कहां से, इंडिया के रेवेन्यू से। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, धन का बहिर्गमन हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? यहां से पैसा जो है, अब यहां से इंडिया से पैसा जो है, मतलब वो पैसा बाहर के लोगों को सैलरी देने के लिए क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, भारतीय राजस्व, हिंदी में लिख लीजिएगा, भारतीय राजस्व से दी जाएगी। और तीसरा ये कहा, कंपनी के जो भी खर्चे हैं, कंपनी अपना सारा का सारा खर्चा काट करके
5 लाख रुपए सालाना किसको देगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। 5 लाख उस समय बहुत बड़ा अमाउंट होता था, याद रखिएगा। क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितने रुपए देगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? इसके बाद और क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट इससे लिखिए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। क्लियर है? कैन आई मूव? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। इसके बाद देखिए, स्थिति जो है ना कुछ क्या होती है, बदलती है। कहां पर? यूरोप में। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है तो कैसे 20 ईयर बढ़ा गया ये बता दीजिए। देखिए विकेश जी, किसको? ब्रिटिश सरकार को देने हैं बॉबी जी। हाँ, यानी कि ये स्पष्ट कर दिया गया कि अगले 20 साल तक जो ना ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 साल तक अब भारत में क्या करेगी? रूल करेगी। यहां पर कुछ फिक्स नहीं था ना कि कितने दिन, हो सकता है 5 साल के बाद खत्म कर दिया जाए उसका शासन, लेकिन यहां पर कह दिया गया कि अगले 20 साल तक जो है ना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी। ये अधिकार दे दिया गया इस चार्टर के द्वारा। ठीक है। देखिए राज्य इसमें तो एक तो मतलब ब्रिटेन से आते थे कुछ, है ना, कुछ जो है इंडियन सोल्जर्स भी रहते थे, है ना, दोनों, मतलब जो मैन आपके जो मैन हेड सब रहते थे वो सब ब्रिटेन के रहते थे, बाकी जो सैनिक रहते थे वो सब भारत के ही लोगों का क्या करते, भारतीय लोगों को ही क्या कर लेते थे, वो रिक्रूट कर लेते थे। ठीक है। अब यहां पर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया, इसके बाद जो अगला हम लोग पहले स्टोरी देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1830। चार्टर एक्ट 1830। अब चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है? चार्टर अधिनियम 1813, क्योंकि 20 साल तक तो दे दिया गया था, फिर 20 साल के बाद आया। अब यहां पर देखिए धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कम किया जा रहा है धीरे धीरे करके, और 1853 तक आते आते उसके पावर को बिल्कुल क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे उसके पावर को। कैसे? समझो। एक्चुअली यूरोप में क्या हो रहा था, स्थिति ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चल रहा था, बार बार डिस्प्यूट हो रहा था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्या हो रहा था, यहां पर समस्या आ रही थी, लड़ाई हो रही थी, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, और सबसे ज्यादा पावरफुल जो थी इसमें से कौन सी थी, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबको क्या करता है, खदेड़ देता है, सबको क्या कर देता है, भगा देता है। और यहां पर वो एक छत्र क्या रह जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रह जाती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, उससे लड़ा, है ना, उसको क्या कर दिया, हटा दिया, है ना। तो यहां पर क्या होता है, जो यहां के फ्रांस के जो उस समय एक रूलर होता है नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने। नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है ये क्या करता है, ये फ्रांस और उसके जो सहयोगी देश थे, नहीं कहते हैं हम, और जो हमारे पड़ोसी हैं, फ्रांस और अपने सहयोगी देशों से कहता है कि भाई साहब देखो, ये जो ब्रिटेन की जो कंपनी है ना, ब्रिटेन की कंपनी का जो सामान है ना, ब्रिटेन की कंपनी जो सामान बेचती है हमारे देश में, उस सामान को खरीदना क्या कर दो, बंद कर दो। उस सामान को क्या करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है। वो क्या करेगा, पूरा फ्रांस में, और फ्रांस के साथ साथ इसके जो भी सहयोगी देश हैं यूरोप में,
वो क्या करता है, ब्रिटेन के गुड्स का, जो ब्रिटेन में जो सामान बन रही है, ब्रिटेन की कंपनियां जो सामान बना रही है उसको लेना बंद कर देती है, उसके एंट्री पर क्या कर देती है, बैन कर देती है। यहां पर इन्होंने एक थ्योरी दी थी एक्चुअली में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। कॉन्टिनेंटल थ्योरी इन्होंने दी, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, महाद्वीपीय सिद्धांत इन्होंने दिया। कहा कि देखो हम इस ब्रिटेन के सामान को क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे। तो अभी देखिए ब्रिटेन के सामान को ब्रिटेन की कंपनियां सामान बना रही है। अब ब्रिटेन की सरकार के कारण, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर रूल कर रही है उसके कारण अब जो ब्रिटेन की कंपनियां हैं उनका सामान इन देशों में नहीं बिक पा रहा है। तो वो क्या करेगी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएगी, ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएगी। कब हम लोग बताइए, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में यानी कि पूरा जो पूर्व एशिया है, ईस्ट एशिया है, वहां पर उसको क्षेत्राधिकार दे रखा है। मतलब कि वहां पर और कोई कंपनी सामान बेच ही नहीं सकती है, कोई कंपनी वहां पर व्यापार कर ही नहीं सकती है। तो हम लोग क्या करें अपने सामान का, हम लोग कहां पर अपना सामान बेचें। आपने ये जो फ्रांस जो है और उसके साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर हमारा सामान बिकता था वहां पर भी बैन कर दिया गया है हमको। तो हम लोग क्या करें, अपना कंपनी बंद करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर प्रेशर में आती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब प्रेशर में आती है तो वहां पर यह कहती है कोई बात नहीं, हम एक चार्टर अधिनियम 1813 लाते हैं। और चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्या होता है, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को यानी एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। यानी कि क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली है उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। और कह दिया गया अब यहां पर भारत के अंदर यानी ईस्ट एशिया के अंदर, एक्चुअली में ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें कि भारत भी हुआ करता था, वहां पर कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे बाकी अन्य कंपनियां भी क्या कर सकती है, अपना सामान बेच सकती है ना। वो उस समय फ्रांस का रूलर हुआ करता था निहाल जी, है ना, इस दौरान, इस टाइम के दौरान जिस समय ये चार्टर एक्ट पास हो रहा। तो यहां पर ये किया गया, लेकिन कहा गया कि देखिए चीन के साथ जो व्यापार है, चाय के साथ जो व्यापार है, और अफीम का व्यापार होता था, अफीम, है ना, ओपियम जिसे बोलते हैं, अफीम को छोड़कर, यानी क्या दिया गया कि देखिए अफीम का व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार हो रही है, इस तीन उसमें व्यापार का एकाधिकार अभी भी है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि चीन के साथ जो व्यापार करेगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। जो चाय का व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और जो ओपियम यानी अफीम का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा। क्लियर, ये बात यहां पर प्रोविजन किया गया। इसके बाद क्या होता है, चीनी नहीं बल्कि चीन, है ना, चाइना भी ईस्ट एशिया के अंदर ही है ना जी, है ना। तो यहां पर कहा गया कि चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी अन्य उसमें अन्य कंपनियां भी क्या कर सकती है, ब्रिटेन की, वो व्यापार कर सकती है। तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां पर इंडिया में, भारत में ईसाई धर्मावलंबियों को यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ईसाई धर्मावलंबियों को यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रचार की अनुमति दी गई, अपने धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। यहां पर यह कहा गया कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो ईसाई धर्मावलंबी हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने रिलीजन को इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे भारत के अंदर कई सारे, मतलब जो आपके गिरजाघर हैं, है ना, जो चर्च हैं, चर्च खुलते हैं भारत में, कई सारे मिशनरी स्कूल्स खुलते हैं। अभी भी जो आपके शहर में भी सेंट जोसेफ, सेंट टेरेसा, है ना, सेंट एंड्रयूज, है ना, ऐसे पुराने क्या कहते हैं कि मिशनरी स्कूल्स होंगे, मिशनरी कॉलेजेस होंगे, है ना। तो वो जो है कब खोला गया, तो वो याद रखिएगा 1813 के बाद उन्हें क्या की गई है, अनुमति दी गई है कि आप अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर कहा गया,
अगला जो प्रावधान था, पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके आगे के प्रोविजंस को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। कई बार अगर आपसे देखिए सवाल पूछा जाए कि कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया। ठीक है, फटाफट इसे लिखिए। क्लियर है? एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है मिथुन, जहां पर कि मान लीजिए कि कोई आपका गांव है ना, मान लीजिए आपका शहर है, वहां पर कोई सामान सिर्फ और सिर्फ आप ही, कोई भी धंधा जो है, कोई भी बिजनेस जो है वो आप ही कर सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करें भारत के अंदर रेलवे, रेलवे में क्या है, गवर्नमेंट का एकाधिकार है। क्या कोई प्राइवेट कंपनियां रेल चला सकती है? नहीं चला सकती है। जैसे एटॉमिक एनर्जी की बात करें, परमाणु ऊर्जा की बात करें, तो उसमें भारत सरकार का क्या है, एकाधिकार है। अगर हम बात करें मिलिट्री की, मिलिट्री में क्या कोई प्राइवेट कंपनी आ सकती है? मिलिट्री में प्राइवेट कंपनियों के आर्मी होते हैं क्या? वो जाते हैं बॉर्डर पे क्या? नहीं। तो यानी कि मिलिट्री में किसका है, भारत सरकार का एकाधिकार है। बात समझ में आ गई? तो यहां से धीरे धीरे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को अब कम किया जाएगा। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद याद रखिएगा प्रोविजन किया गया इसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शिक्षा के ऊपर, यानी इंडियन एजुकेशन के ऊपर हर वर्ष 1 लाख रुपए, हर वर्ष कितने, 1 लाख रुपए खर्चने होंगे, यानी कि हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। यानी कि यहां पर यह कहा गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो अब क्या करेगी, हर वर्ष भारतीय शिक्षा के ऊपर क्या करेगी, 1 लाख रुपए क्या करेगी, खर्च करेगी। ठीक है सर, चीन में वनली ब्रिटेन, ब्रिटिश कंपनी ही नहीं, अरे खुशी, इसका मतलब यह है ना कि अगर चीन के साथ कोई ट्रेड करना है, चीन के साथ व्यापार करना है, तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। चीन में पूरे मतलब ईस्ट एशिया के अंदर अफीम का व्यापार करना, चाहे वो भारत में भी क्यों ना करना, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। जो आपका चाय का व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये अधिनियम कहां बन रहा है सैफ जी, वही तो बता रहे, ये सब किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया जा रहा है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कम किया जा रहा है? किसके द्वारा? ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये सब कानून पारित कहां पर हो रहा है, ये सब कानून पारित हो रहा है कहां पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में तो संसद है नहीं अभी, हमारे देश का संसद कब बनेगा, जब हमारा संविधान लागू होगा। अभी तो हमारा संविधान लागू होने में बहुत समय है ना, जाकर के नेक्स्ट वीक में हम लागू करेंगे संविधान को। बात समझ में आ रही? अभी तो पहले संविधान का निर्माण होगा, है ना। अभी तो हम कहां हैं, अभी तो हम 1813 में हैं, अभी तो हम लोगों को 1950 तक पहुंचना है। ठीक है, जब हम संविधान बना लेंगे फिर हम लोग संविधान को भी पढ़ेंगे, एक एक प्रोविजन को, संविधान एक एक प्रोविजन के, संविधान के एक एक प्रोविजन को। साथ ही साथ यहां पर यह कहा गया कि भारतीय साहित्य, जो इंडियन लिटरेचर है तथा साइंस यानी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार खर्च करेगी, के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, प्रयास करेगी। यानी साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, इंडिया में साइंस को, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, है ना, क्या करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, प्रयास करेगी। यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ खर्च करेगी। यहाँ की हालांकि यहां पर राशि डिफाइन नहीं करेगी कि कितना राशि खर्च करना है। इसके बाद की बात करते हैं तो याद रखिएगा अगला जो प्रोविजन ये होता है, ये कहा गया कि जो अब देखिए अभी हमारा क्या है, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, बाकी प्रांतीय गवर्नर भी हैं, यानी जैसे मद्रास में गवर्नर है, बॉम्बे में गवर्नर है, वो भी अपना क्या कर रहे हैं, बॉम्बे के लिए कानून बना रहे हैं, है ना, जो मद्रास के लिए कानून बना रहे हैं। यहां पर यह कहा गया ये जो गवर्नर्स हैं प्रांतों के, प्रांत यानी प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं, अगर वो कोई कानून बनाते हैं उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या कराना होगा, पारित कराना होगा। यानी कि अगर प्रांतीय गवर्नर जो हैं वो कोई भी अगर कानून बना रहे हैं, कोई भी अगर रूल बना रहे हैं,
वहां पर शासन करने के लिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पहले क्या कराना होगा, आपको पारित कराना होगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि यहां पर क्या कहा गया कि प्रांतीय गवर्नर जो हैं, प्रोविंसेस के जो गवर्नर हैं, प्रांतीय गवर्नर को के द्वारा, प्रांतीय गवर्नर के द्वारा बनाए गए कानून को, मैं इंग्लिश में अभी बोल दूंगा, सारा टर्म बोल देता हूं, बनाए गए कानून को ब्रिटिश संसद से पारित कराना होगा, यानी कि पास कराना होगा। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जिन्हें भी इंग्लिश में लिखना है फर्स्ट टर्म को लिख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी हैव टू एक्सपेंस 1 लाख रुपीज पर ईयर ऑन इंडियन एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट को लिख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी हैव टू एक्सपेंस 1 लाख रुपीज पर ईयर ऑन इंडियन एजुकेशन। इसके बाद सेकंड लिख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर एंड साइंस। इसके बाद इसके बारे में लिख लीजिएगा, लॉ मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नर मस्ट बी पास्ड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके बाद इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये सब चार्टर एक्ट 1813 है, ये सब चार्टर एक्ट 1813 है। देखिए, जैसे अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जैसे स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट अपने लिए कानून बनाता है ना जी, है ना। उसी तरह उस समय जो प्रांत थे, ब्रिटेन के जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंस कौन कौन सा था, एक तो बंगाल था, एक मद्रास था, एक बॉम्बे था। तो वहां पर प्रोविंशियल गवर्नर भी होते थे। सबके ऊपर बैठा हुआ है कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन उसके अंदर वो तो क्या है, आपका एक गवर्नर ऑफ मद्रास भी है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे भी है। तो वहां पर वो बॉम्बे के अंदर कैसे शासन हो, उसके लिए वो कानून बना रहे हैं। ठीक है, जो आपका मद्रास के अंदर कैसे शासन हो, वो भी कानून बना रहे हैं, जो प्रोविंसेस के गवर्नर है। तो वहां पर अगर वो कोई लॉ बनाते हैं तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या कराना होगा, पास कराना होगा। वाणिज्यिक कार्य का मतलब होता है जैसे बिजनेस से रिलेटेड, हेमंत जी, यानी कि जो ट्रेड वगैरह कर रही है, व्यापार वगैरह कर रही है ना, किस चीज का व्यापार होगा, कैसे होगा वो। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल के पास पॉलिटिकल फंक्शंस थे, यानी लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, यहाँ पर जो है रेवेन्यू को कैसे मतलब राजस्व कैसे लोगों से वसूलना है ना, लोगों पर शासन कैसे करना है, अधिनियम कैसे बनना है, कानून वगैरह कैसे बनना है, वो काम था किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे चलें। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मतलब उसको पावर को बढ़ाया घटाया जा रहा है। अब 1813 में क्या होगा, इसका पावर और कम किया जाएगा। अभी देखिए, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? आगे मूव करें। देखिए, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है, पूछिए आप। तभी हम आगे मूव करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें एक प्रावधान और किया गया कि इसमें प्रावधान यह किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी तक इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी खुद कर रही है। कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, कौन गवर्नर होगा प्रोविंसेस का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। प्रोविंसेस के गवर्नर यानी प्रांतीय गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर तथा मिलिट्री हेड यानी यहां पर जो मिलिट्री का जो हेड है, सेना प्रमुख जो है, की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश ताज के द्वारा, या जो ब्रिटेन की सम्राट, ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, या जो वहां की साम्राज्ञी है,
यानी कि वहां के जो किंग या क्वीन हैं उसके द्वारा की जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति है उनकी सिमिलरिटी मानी जाती है ब्रिटेन के जो राजा या रानी है उससे। हमारे देश के जो राष्ट्रपति के जो मतलब उनका जो समानता माना जाता है किससे, ब्रिटेन के जो महाराजा या महारानी से माना जाता है। समझिए, अब मान लीजिए भारत की कोई कंपनी बाहर जाती है, बिजनेस कर रही है, वहां पर उसको रूल करने का भी अधिकार दे देती है भारत सरकार। अब वहां पर मान लीजिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या कर रही है, जो मतलब भारत की कोई कंपनी वहां पर रूल करने के लिए ऑफिसर्स अपॉइंट कर रही है, तो वहां पर अब मान लीजिए कि अब जो वो ऑफिसर जो रूल करेंगे, लाइक मान लीजिए जैसे गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल गवर्नर या मिलिट्री हेड, अब यहां से अगर क्या करेंगे उसे अब प्रेसिडेंट नियुक्त करेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नहीं करेगी। मतलब वो जो कंपनी है, जो कंपनी भारत की है जहां पर मतलब दूसरे देश में रूल कर रही है, वो अब खुद नियुक्त नहीं करेगी, उसको अब यहां के राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। उसी तरह प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, या प्रांतीय गवर्नर जो है, या सेना प्रमुख जो है, उसको अब नियुक्त कौन किसके द्वारा किया जाएगा, इसको नियुक्त ब्रिटिश ताज के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि यहां पर भी देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को और क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। देख रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या हुआ, एक तो उसकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई, दूसरा क्या गया, भैया भारतीय शिक्षा के ऊपर क्या करेंगे, आप 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेंगे, भारत के साहित्य और विज्ञान को क्या करेंगे, आप बढ़ावा देंगे। साथ ही साथ अब यहां पर कह रहा है कि आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, प्रोविंशियल गवर्नर है, मिलिट्री हेड है, उसको नियुक्त कौन करेगी, ब्रिटिश क्राउन करेगी। साथ ही साथ कह रहा है कि गवर्नर जो प्रांतीय गवर्नर है, अगर वो कोई कानून बनाता है तो उसको आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या कराना होगा, पहले पारित कराना होगा। क्लियर है पॉइंट, आ गया समझ में। प्रोविंशियल गवर्नर का मतलब हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर, और मिलिट्री हेड यानी सेना प्रमुख। ठीक है, इज इट क्लियर। देखिए यह है इंडिया, है ना, यहां पर है आपका बंगाल, यहां पर है आपका बॉम्बे, यहां पर है मद्रास, ये 3 प्रोविंसेस हैं। धीरे धीरे और भी कई सारे प्रोविंसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश का क्षेत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है, कई सारे ये संधि करता है, तो धीरे धीरे कई सारे अब युद्ध हो रहा है। जो ब्रिटिश प्रोविंस है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सिर्फ वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तक सीमित नहीं। अब यहां पर जो मान लीजिए जो प्रांतीय गवर्नर है, यहां पर बैठा हुआ है प्रोविंशियल गवर्नर, यहां पर बैठा है प्रोविंशियल गवर्नर, यहां पर भी बंगाल का भी प्रोविंशियल गवर्नर। इस तीनों के ऊपर जो है सबसे मैन वो कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो तीनों का सबसे क्या है, मैन है। बात समझ में आ रही है। अब ये अपना देखिए यहां पर ये इसके लिए कानून बनाएंगे, ये इसके लिए कानून बनाएंगे, ये इसके लिए कानून बनाएंगे। तो यहां पर इनके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा इन प्रोविंशियल गवर्नर के द्वारा, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित कराना होगा आपको। बात समझ में आ रही है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इस तीनों का सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जैसे हर राज्य में वर्तमान में देखो क्या है, हर राज्य में गवर्नर है। अगर हम अपने देश की बात करें वर्तमान में, तो 28 राज्य, 28 राज्यों में क्या है, गवर्नर है। और सबके ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, है ना जी। उसी तरह वहां पर क्या था कि हर प्रोविंसेस में क्या होते थे, गवर्नर होते थे, और सबसे ऊपर बैठा रहता था कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। क्लियर, आगे बात समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। और सेना प्रमुख का मतलब जो वहां पर जो सेना हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो मतलब मिलिट्री था, हाँ, जो युद्ध वगैरह कर रहा है, तो उसका जो मिलिट्री का जो हेड होगा, जो सेना का प्रमुख होगा, उसको भी कौन अपॉइंट करेगी, ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करेगी। ये सब प्रोविजन था इस कानून के अंदर। अब हम लोग मूव करें चार्टर एक्ट 1833। चला आगे, चलिए ठीक है। अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 आता है। चार्टर एक्ट 1833 में अब इसके पावर को और कम कर दिया जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 में इसके पावर को और क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यहां पर क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कंप्लीटली यानी कि पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज कंप्लीटली अबलिस्ट, है ना। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज कंप्लीटली अबलिस्ट, है ना। बट सर ऐसा क्यों कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को इंक्रीज क्यों करे? क्योंकि खुशी जी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहां की कंपनी है? ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है, ठीक है। तो उसको वो मतलब कैसे रूल करेगी कैसे नहीं करेगी वो कौन डिसाइड करेगी? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, है ना। मोनोपोली का मतलब होता है जब कोई चीज एक ही कंपनी करे। जैसे आज से 20 साल पहले आप जाइए, भारत में टेलीकम्युनिकेशन यानी जो सिम यानी कि जो मतलब क्या कहते हैं टेलीकॉम के उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल थी, है ना। बाद में धीरे धीरे और कंपनियां आई। अभी बीच में स्थिति आ गई थी कि फिर से शायद कहीं टेलीकॉम में मोनोपोली ना आ जाए जियो की, है ना। लेकिन जो हमारे देश के अंदर ऐसे कानून हैं कि ऐसा मोनोपोली हो नहीं सकता है ना, ठीक है। लेकिन उस समय अभी तो एकाधिकार का मतलब क्या, जब कोई भी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को क्या कर दिया गया, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। कहा कि देखो भैया आप चीन के साथ भी व्यापार कोई भी कंपनी कर सकती है, चाय का व्यापार भी कोई कंपनी कर सकती है, ठीक है, और अफीम का व्यापार भी कोई भी कंपनी कर सकती है। क्लियर है पॉइंट? अरे मोनोपोली का मतलब कि मान लीजिए कि जैसे इंडिया है, कोई भी देश है, मान लीजिए कि जैसे यहां पर कोई भी बिजनेस, मान लीजिए जैसे कि कार सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी बेचे, या कोई भी सामान जो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी बेचे, तो उसको क्या बोलते हैं कि उस चीज में मोनोपोली है उसकी। अगर इकोनॉमी के टर्म में बात करें तो जिसमें कि सेलर एक ही है, बायर्स काफी सारे हैं। इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे मोनोपोली, ड्यूपोली, ओलिगोपोली, है ना, वो पढ़ेंगे वहां पर। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर क्या होता है दूसरा, कि गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्योंकि ब्रिटिश क्षेत्र जो है ना धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, है ना। ब्रिटिश क्षेत्र जो है वो क्या हो रहा था, अब मद्रास, बंगाल, बॉम्बे तक नहीं था, और भी कई सारे क्षेत्र ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शामिल कर लिया था, लड़के संधि करके, है ना। यहां पर ब्रिटिश क्षेत्र काफी पूरे भारत में फैल चुका था यहां पर आते आते। तो उसके लिए क्या किया गया, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसके बाद याद रखिएगा यहां पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, ये आपको बताया हुआ है, आप लोग कमेंट में बताओ पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हिंदी में लिखना है तो, और इसको कहा जाता है भारत का गवर्नर जनरल। यानी इसी नाम को बदल करके क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश क्षेत्र जो है वो काफी बड़ा हो चुका था इंडिया के अंदर। और यहां पर याद रखिएगा, ये मैंने आपको 2 दिन पहले ही लिखाया है, और मैंने ये भी बोला था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, लॉर्ड क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वारन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक। कौन है, विलियम बेंटिक है। और पहले वायसराय कौन है, तो वो लॉर्ड कैनिंग है। ये 4 पॉइंट ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस 4 पॉइंट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, और फर्स्ट वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग। ये 4 पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने। अब देखिए यहां पर क्या होता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं, वो बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अंदर और क्या प्रावधान है, इसके अंदर ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसमें अभी तक कितने मेंबर हैं,
मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1774 1773 में क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसके सहायता के लिए एक 4 मेंबर वाली काउंसिल बनाई गई थी। बाद में क्या किया गया, उसकी संख्या 1784 में घटा करके कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। लेकिन यहां पर क्या होता है, फिर से इसकी संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी जाएगी, 4 कर दी जाएगी। यानी कि यहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल है वो किसकी काउंसिल हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल हो गई। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की परिषद में एक चौथा सदस्य, एक 4th मेंबर किसके रूप में जोड़ा गया, विधि सदस्य यानी कि लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया, विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया, यानी लॉ मेंबर के रूप में जोड़ा गया। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल है उसमें अभी तक 3 सदस्य हैं, है ना। लेकिन ये चार्टर एक्ट 1833 में अब क्या आ रहा है कि ये पूरे मतलब इसका क्षेत्र काफी बड़ा हो चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। तो वहां पर एक तो पहले क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। दूसरा, अब यहां पर क्या किया गया, इसके लिए यानी कि विधि अब बनाने में सहायता प्रदान करे कि कैसे लॉ बनाने चाहिए, किस तरह से रूल करना चाहिए, उस पर सहायता देने के लिए, उस पर असिस्ट करने के लिए उसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया। और यहां पर जो पहले विधि सदस्य यहां पर जोड़े जाते हैं, इसके बाद अगला पॉइंट लिख लीजिएगा इसी के नीचे, जो फर्स्ट लॉ मेंबर यहां पर जोड़े जाते हैं उनका नाम क्या होता है पता है आपको, फर्स्ट लॉ मेंबर जो जोड़े जाते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड मैकॉले। क्या नाम होता है, लॉर्ड मैकॉले को पहले विधि सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो आपके विधि सदस्य हैं, ये जो आपके लॉ मेंबर हैं, वो जो तीन मेंबर है वो परमानेंट मेंबर, वो अस्थाई सदस्य हैं। लेकिन ये जो है इनको जो जोड़ा गया, इनको एज ए टेम्पररी मेंबर, अस्थाई सदस्य के रूप में जोड़ा गया है। ये परमानेंट मेंबर के रूप में अभी इनको नहीं जोड़ा गया है। इनको परमानेंट किया जाएगा इस पद को, कब, अगले एक्ट में, चार्टर एक्ट 1853 में किया जाएगा। अभी तक ये जो विधि सदस्य जो चौथा पद जोड़ा गया, इसमें चौथा सदस्य जो जोड़ा गया उसको एज ए टेम्पररी मेंबर जोड़ा गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। विधि मेंबर वो होते थे जो कि क्या करते थे, किस तरह से ये परिषद लॉ बनाए, है ना, किस तरह से कानून बनाए, उसको लेकर के क्या करते थे, ये सलाह देते थे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरे भारत पर जो भी मतलब ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी क्षेत्र था, यहां पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, जैसे ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया कहा जा रहा है, भारत में ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया यानी भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा जा रहा है, उस पूरे ब्रिटिश क्षेत्र पर कानून बना सकते हैं कौन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉ का मतलब नहीं पता है, यू आर हियर निहाल, आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं एंड आपको लॉ के बारे में पता नहीं, आप भारत में ही रहते हैं। लॉ का मतलब होता है कानून, कानून यानी विधि, है ना, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, है ना।
कानून होता है। डेली देखते हैं अलग अलग लॉ बनते हैं, अलग अलग कानून बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर क्या किया गया। इसके तहत जो सिविल सेवा में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। खुली प्रतियोगिता का यानी ओपन कंपटीशन का प्रावधान था किया गया। कहा गया कि देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो सिविल सेवा है, यानी जो वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो कहता है ना, जिस तरह प्रेजेंट में कलेक्टर मतलब डीएम होते हैं, उस तरह कलेक्टर हुआ करते थे, एसपी वगैरह जो हुआ करते थे। तो कहा गया वो जो सिविल सेवा है, सिविल सर्विसेज जो है, उसमें ओपन कंपटीशन को लागू किया जाए। लिख लीजिएगा, देयर वाज प्रोविजन ऑफ, है ना, देयर वाज प्रोविजन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन, इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। लेकिन इसे लागू कब किया जाता है? इसमें प्रावधान था लेकिन लागू नहीं हुआ। इसे लागू 1853 में किया जाता है, याद रखिएगा, इसे लागू 1853 में किया जाता है। इसमें लागू 1853 में इसे क्या किया जाता है? लागू किया जाता है ना। इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा, इसके तहत, इसी कानून के तहत एक लॉ कमीशन यानी विधि आयोग विधि आयोग, लॉ कमीशन के विधि आयोग के गठन का प्रावधान था। इसके तहत एक लॉ कमीशन यानी विधि आयोग के गठन का प्रावधान था। देयर वाज प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लॉ कमीशन, और यह लॉ कमीशन बनता है 1834 में। याद रखिएगा, इसका गठन 1834 में लॉर्ड मैकॉली की अध्यक्षता में बनता है। इसका गठन 1834 में लॉर्ड मैकॉली की अध्यक्षता में होता है। यानी जो पहला विधि आयोग बन रहा है, पहला जो आपका विधि आयोग लॉ कमीशन बन रहा है, उसका अध्यक्ष कौन बनते हैं? उसके अध्यक्ष बनते हैं लॉर्ड मैकॉली। लॉर्ड मैकॉली बनते हैं, ठीक है। लॉ कमीशन का काम हुआ करता था, जो विधि आयोग है, विधि आयोग का काम हुआ करता था कि इसको काम दिया गया विधि आयोग के कि जो क्राइम है, जो अपराध है, उस अपराध के लिए, किस अपराध के लिए क्या सजा होनी चाहिए, यह आप डिसाइड करिए, यह आप बताइए। अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए क्या मतलब क्या सजा होनी चाहिए, या डिफरेंट डिफरेंट जो क्राइम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो अपराध हैं, उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, उसको कोडिफाई करिए, उसको करिए संहिताबद्ध करिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर ये जो है ना, इसी विधि आयोग ने क्या किया, भारतीय दंड संहिता, जो अभी इंडियन पिनल कोड है ना, अभी तो आपका भारतीय न्याय संहिता बन गया है, जो आईपीसी हुआ करता था पहले, है ना, इंडियन पिनल कोड, जिसमें कि प्रावधान था कि किस उसके लिए क्या दंड होगा, किस क्राइम के लिए क्या दंड होगा, वो किस में, भारतीय दंड संहिता में था। अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया है वो, है ना, बीएनएस हो गया है वो। तो इनको ही सबसे पहले काम दिया गया था, इसी मैकॉले साहब को, इसी विधि आयोग को, कि आप ये बताइए कि किस क्राइम के लिए क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है पॉइंट? अरे ये आप लोग देखिए, ये लॉ जो है ना, यहां पर एक तो सबसे पहले ओपन कंपटीशन का मतलब क्या है। ओपन कंपटीशन का मतलब कई बच्चों को समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की या पीसीएस की या फिर यूपीएससी, डिफेंस, एसआई, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर क्या है, खुली प्रतियोगिता है, यानी कि कोई भी उसमें क्या कर सकता है, जो एलिजिबल है वो क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। तो वहां पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले सिविल सेवा में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अपने लोगों को अपने हिसाब से क्या करते थे, अपॉइंट करते थे। कोई कंपटीशन नहीं था वहां पर, कोई परीक्षा नहीं देनी होती थी उसके लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता कि अच्छा हाँ, इसे हमें कलेक्टर अपॉइंट करना है, इसे हमें एसपी अपॉइंट करना, वो अपॉइंट कर देता था। लेकिन यहां पर धीरे धीरे भारत के अंदर जो है ना, क्या हो रहा है, भारत के अंदर लोग अब क्या कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आपके राजा राम मोहन राय, और भी धीरे धीरे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और भी कई सारे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इंडियन का भी पार्टिसिपेशन चाहिए, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को भी इस शासन में शामिल करो।
हम लोग भी इसका क्या कहते हैं, कंपटीशन के थ्रू क्या करिए, अब इसका मतलब क्या कहते हैं, सिलेक्शन करिए। इसमें प्रोविजन था ओपन कंपटीशन का, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इसे मतलब ये जो है इस कानून को, ये प्रावधान को लागू नहीं हो पाया ये प्रावधान। बात समझ में आई। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो सिविल सेवा की शुरुआत होती है वो होती है 1853 में। कब स्टार्ट होती है? 1853 में स्टार्ट होती है ओपन कंपटीशन सिविल सेवा में। लेकिन ये जो सिविल सेवा का गठन हो रहा है वो पहले हो रहा है ना, ये जो सिविल सेवा का गठन हो रहा है वो पहले हो रहा है, लेकिन सिविल सेवा में जो ओपन कंपटीशन है, खुली प्रतियोगिता है, उसे लागू करेंगे 1853 में। और मेरा आप लोगों से सवाल भी है आपको, हाँ पहले उसके लिए एग्जाम होता था कहां पर? ब्रिटेन में एग्जाम होता था, इस जो मतलब आईएएस वगैरह का सिविल सेवा का एग्जाम इंडिया में नहीं होता था, उसके लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था एग्जाम देने के लिए। इसमें सिर्फ प्रोविजन है, इसमें लागू नहीं किया गया ओपन कंपटीशन को। ओपन कंपटीशन को लागू करेंगे कब? 1853 में जाकर के। और मेरा सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में सिविल सेवा का पिता या भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि यह सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछिए। और कल जाकर के हमारा ये टॉपिक है मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये टॉपिक हमारा क्या हो सकता है, कल जाकर के मे भी फिनिश हो सकता है। कल अगर नहीं हुआ तो परसों जाकर के ये मतलब आधे लेक्चर में हमारा फिनिश हो जाएगा, तो परसों हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। और भारत में सिविल सेवा का पिता सुभाष चंद्र बोस को नहीं कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लिख लीजिएगा वन लाइनर में पॉइंट बना करके कि भारत में सिविल सेवा का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अरे लॉर्ड मैकॉले आदमी है मणि प्रकाश जी, है ना, ये ब्रिटेन से उनको लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाता है और इन्हीं की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया जाता है। और विधि आयोग को काम दिया जाता है कि आप ये बताएं, एक मतलब क्या करें, कॉडिफाई करें, एक संहिताबद्ध आप क्या करिए, एक संहिता बनाइए जिसमें यह बताइएगा कि किस क्राइम के लिए क्या अपराध होना चाहिए, मतलब किस क्राइम के लिए क्या सजा होनी चाहिए, किस अपराध के लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको आप कॉडिफाई करके हमें दीजिए। और इसी के आधार पर फिर क्या होता है, आपका इंडियन पिनल कोड को, भारतीय दंड संहिता को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। आईपीसी जो अभी जाकर के क्या होता है, अभी तक सोचिए ना हमारे देश के अंदर वो आईपीसी ही चल रहा था, ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया भारतीय दंड संहिता लागू था। अभी पिछले साल क्या होता है, बीएनएस बनता है, भारतीय न्याय संहिता बनता है। बात समझ में आ रही? क्लियर? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? तो भारत में सिविल सेवा का पिता कौन है? याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि सिविल सेवा की शुरुआत उन्हीं के समय होती, ठीक है। लेकिन सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कब हो रही है? 1853 में हो रही है शुरुआत। लेकिन उसके लिए प्रावधान जो था सबसे पहले किसमें किया गया था? चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था, ठीक है। इसी के तहत याद रखिएगा, इसी के तहत दास प्रथा जो है ना, स्लेवरी सिस्टम को समाप्त करने का प्रावधान था। इसमें कहा गया था, इसको लेकर के जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने काफी प्रयास किए थे कि नहीं, ये जो स्लेवरी सिस्टम है इसको क्या करिए, समाप्त करिए, दास प्रथा को समाप्त करिए, सती प्रथा को समाप्त करिए। और इसमें क्या था, दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान था। सती प्रथा तो पहले ही कर दिया गया, लेकिन दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान इसमें था। लेकिन ये प्रावधान ये समाप्त नहीं होता है। समाप्त कब हो रहा है? 1843 में, यानी स्लेवरी सिस्टम को समाप्त कब किया गया? इसे 1843 में किसके द्वारा समाप्त किया गया है? बता सकते हैं आप लोग? देखते हैं किसे किसे पता है के द्वारा समाप्त किया गया। यह सवाल कई बार पूछा जाता है। आप हालांकि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप डिफरेंट गवर्नर जनरल या डिफरेंट जो आपके वायसरॉयज हैं उनके द्वारा क्या क्या काम किया गया है ना, उसके बारे में आपको वहां पर पढ़ाया जाएगा। सती प्रथा क्या होता था मन्नू जी, कि जैसे कोई महिला है, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो उसको सती माना जाता था और कहा जाता था सती प्रथा के तहत कि वो भी जैसे उसके पति का दाह संस्कार हो रहे तो उसको भी उसके साथ क्या कर दिया था, जला दिया जाता था।
इसी को सती प्रथा कहते थे, सती सिस्टम कहते थे, है ना। अब्राहम लिंकन नहीं बल्कि एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो, याद रखिएगा, लॉर्ड एलन ब्रो, है ना, लॉर्ड एलन ब्रो, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया था, इसे समाप्त किया गया था। बात समझ में आ गई। और दास प्रथा का मतलब क्या होता था, किसी को, व्यक्ति को स्लेव बना करके रखा जाता था, दास बना करके रखा जाता, तो उससे काम लिया जाता था, है ना, जबरदस्ती काम लिया जाता था और उसके बदले उसे कुछ भी पे नहीं किया जाता था। ठीक है। जो पहले भारतीय दंड संहिता थी ना, उसी को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है ना। पहले जो आईपीसी हुआ करता था उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस हुआ करते थे, जिसमें यह बताया गया था कि किस अपराध के लिए क्या दंड होंगे। अब उसी के जगह पर क्या आ गया है, बीएनएस आ गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गया है, जिसमें अब बताया गया भारतीय न्याय संहिता के डिफरेंट सेक्शन के अंदर कि किस क्राइम के लिए क्या सजा होगी भारत के अंदर। ठीक है, क्लियर है। राज्य, यहां पर देखिए हम अपने संविधान को पढ़ रहे हैं, है ना। वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह के जो मतलब जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, कौन क्या कहते हैं, बाकी अन्य उससे हमें मतलब नहीं, हमारा संविधान क्या कहता है हम लोग वो जानने वाले हैं यहाँ। ठीक है, चलिए बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे अब कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। यहां पर हमारा चार्टर एक्ट 1833 फिनिश हो गया है। कल हम लोग प्रयास करेंगे चार्टर एक्ट 1853, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और भी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। परसों तक में जाकर के हमारा ये खत्म होगा, है ना। कल तो खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ परसों तक हम इस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीक में हम लोग मूव करेंगे इस पे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।